हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज। ये सीरीज आपको हर दिन दोपहर के 12 बजे मिलता है फॉर RBWM कंपोनेंट, जिसमें हम जो रिपीटेड एग्जाम्स में जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम देखते हैं और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पर करते हैं। आई होप आप लोग इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, अगर किन्हीं को भी लगता है कि उन्हें हमारा पेड कोर्स अवेल करना चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज MCQs भी होंगे। तो जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के अंदर पढ़ने वाले हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डिफॉल्ट क्या होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन या कस्टमर अपने लोन को पे नहीं कर पाता है तो वो कौन होते हैं? वो डिफॉल्टर हो जाते हैं। उस केस को हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट बोलते हैं। रीशेड्यूलिंग क्या होती है? जब बैंक अग्री कर जाता है कि जो भी हमारा इनिशियल लोन का रीपेमेंट पीरियड था उसको हम यहाँ पर कम कर देंगे, सो डैट बोरोवर्स यहाँ पर इजीली अपने लोन को रीपे कर पाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ज़्यादा लोन होने की वजह से, ज़्यादा EMI कटने की वजह से यहाँ पर कस्टमर्स लोन को पे नहीं कर पा रहा हो ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर बैंक क्या करती है? रीशेड्यूलिंग भी कर देती है लोन्स को। नाउ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसा एक रिक्वायर्ड फंडामेंटल रिलेशनशिप होना चाहिए। एक गुड रिलेशनशिप के लिए बोरोवर को क्या करना चाहिए, यानी कि बैंक्स को बोरोवर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना है, बोरोवर को बैंक्स के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपने अगर लोन जिस पर्पस के लिए लिया है, यानी कि आपने अगर बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो मेक श्योर कि आप उस लोन का यूज बिजनेस में ही करें, ना कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे करें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जो भी आप पेमेंट्स वगैरह करते हो, जो भी इंटरेस्ट EMI लगता है, एज पर द अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना चाहिए टाइमली, सो डैट आपके और बैंक के बीच एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। बोरोवर्स जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी देते हैं, यानी कि अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेते हो तो आपको सारे के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन अपने सिक्योरिटी के बारे में बैंक्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ना तो बैंक और ना ही बोरोवर, दोनों में से कोई भी यहाँ पर जो है गलत तरीके से एक दूसरे के साथ अनएथिकल वे में बिहेव नहीं करेगा फॉर रिकवरी ऑफ द लोन, या आपको कोई भी यहाँ पर इस तरीके के आप लोग हरकत नहीं करोगे जिससे आप दोनों का रिलेशन खराब हो जाए। तो ये कुछ जो है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द गुड रिलेशनशिप। अब हम यहाँ पर दो टाइप्स के डिफॉल्ट के बारे में जानने वाले हैं। पहला होता है हमारा विलफुल डिफॉल्ट और दूसरा होता है जेन्यून डिफॉल्ट। तो दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो विलफुल डिफॉल्ट में क्या होता है, मतलब यहाँ पर कस्टमर जानबूझ के पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट तो वो कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे भी हैं कि वो EMI भर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपने लिया किसी और पर्पस के लिए था लोन और यूज कहीं और कर रहे हैं, वो होता है विलफुल, जानबूझ के आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। तीसरा, आप देखेंगे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपने लोन को इलीगल तरीके से ट्रांसफर कर दिया अदर एंटिटीज को, ये भी आपका विलफुल डिफॉल्ट में आता है। चौथा आप देखेंगे जो भी आपने यहाँ पर सिक्योरिटी दी थी उसको आपने क्या किया? बेच दिया, बिना बताए, बिना किसी कंसेंट के आपने उसको बेच दिया। तो ये सब क्या है? विलफुल डिफॉल्ट में आता है, यानी कि जानबूझकर किया हुआ ये डिफॉल्ट है। जेन्युइन डिफॉल्ट में क्या होता है? आप देखेंगे पर्सनल सेटबैक्स हो सकते हैं, जॉब आप लॉस कर सकते हो सकता है कोई अनफोर्सीन जो है आपको मेडिकल यहाँ पर एक्सपेंसेस लग गए हों जिसकी वजह से आप EMI वगैरह पे नहीं कर पा रहे हैं।
आपको बिजनेस में कोई सेटबैक लग गया हो, यानी कि आपके बिजनेस में आपको काफी ज्यादा लॉसेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारा जो है आपका जेन्युइन डिफॉल्ट माना जाता है। अब ये जो विलफुल है, यानी कि जिसमें आप जानबूझ के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि आप लोन को रीपे नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए क्या क्या बैंक से स्टेप ले सकती है उसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको लेना जिस काम के लिए था, यानी कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ लिया, एक कंपनी के लिए आपने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया जिसमें इन्वेंट्री वगैरह के लिए आपको लोन चाहिए था। अब आप इसमें ना यूज़ करके कहीं और आप उसका यूज़ कर रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपने उस पैसे को यूज़ कर दिया। तो आपने क्या किया, अपने फंड्स को जिस पर्पस के लिए लिया था वो पर्पस छोड़ के दूसरे पर्पस में आपने उसका इस्तेमाल कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से जो है फंड का ट्रांसफर कर दे रहे हो। यहाँ पर आप देखेंगे फंड्स की राउटिंग कर दे रहे हो बिना लेंडर्स के अप्रूवल के। यहाँ पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिना किसी दूसरे कंपनी के साथ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिना लेंडर्स के अप्रूवल के। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर रीजन भी नहीं दे पा रहे हो कि क्यों आपका जो है इस तरीके से आपने किया, क्यों आपका विलफुल डिफॉल्ट हो गया, तो आप इसका रीजन भी देने में असमर्थ हो रहे हो। तो अगर इस तरीके का कोई कंडीशन आता है तो यहाँ पर बैंक क्या करती है, बैंक को यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाता है कि इनका इंटेंशन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है ना, रॉन्ग इंटेंशन है, ये चाहते ही नहीं है कि ये लोन को फुलफिल करे। ताकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये लोन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो बैंक्स को तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगेगी। अब इस तरीके के डिफॉल्ट में बैंक क्या करती है, यहाँ पर स्टेप्स लेती है रिकवरी को इंश्योर करने के लिए, यानी रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेप्स लेती है। साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे अगर किसी कस्टमर ने लोन ले रखा है जो 25 लाख है या 25 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है पेनल्टीज भी विलफुल डिफॉल्ट के अंदर हमारे बोरोवर को देना पड़ता है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए अब आगे एलिजिबल नहीं है हमारे विलफुल डिफॉल्टर। तो आने वाले टाइम में कभी भी उनको कोई एडिशनल लोन्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपके जितने भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है सब जगह से आपको बैन कर दिया जाएगा आपकी कंपनी को। इसके अलावा आप पे जो है एक लीगल प्रोसेस होगा, ठीक है, कि क्यों आपने जो है इस तरीके से हरकत की है, तो प्रॉपर रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए लीगल प्रोसीजर्स किए जाएंगे। आप पे तो किया ही जाएगा, साथ के साथ जो आपके गारंटर थे उनके लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे कि लीगल प्रोसीजर्स प्रोसीड किए जाते हैं। यहाँ पर अगर नेसेसरी हुआ, इफ रिक्वायर्ड, तो आप पे जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कराई जा सकती है अगेंस्ट द विलफुल डिफॉल्टर। तो इस तरीके के जो है आपसे आपके जो डिफ़ॉल्ट आपने कराए हैं, जानबूझकर आपने जो लोन का ईएमआई नहीं भरा है, तो उसके लिए आप देखेंगे बैंक्स इस तरीके की प्रोसीजर्स कर सकती है। बैंक आपको यहाँ से डिबार्ड कर सकती है, बैन कर सकती है। इससे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरबीआई गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडिशनल फैसिलिटीज फॉर लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर्स। 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है, दे मे रिसीव एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज विथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। B है, no additional facilities should be granted by any bank or financial institutions. They are encouraged to apply for a new loans to clear old dues and they can receive additional facilities if they provide more collateral. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि no additional facilities should be granted by any bank or financial institutions in case of willful defaulter. Now, next question is, what does the Contract Act allow banks to do in a relation to guarantor? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर ओनली आफ्टर द प्रिंसिपल डेप्टर इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर along with the principal debtor, ignore the guarantor if the principal debtor is still solvent, release the guarantor from obligations once the debtor default। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, गारंटर्स के लिए भी यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पर उनसे भी हम ये पूछताछ करेंगे अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो है यानी कि लोन्स ईएमआई क्यों नहीं भरा गया, तो उन पे भी हम यहाँ पर लीगल एक्शंस लेंगे। नाउ, why is willful default considered a serious issue for a bank?
It shows the borrower's inability to repay due to unforeseen circumstances. It indicates that the borrower may not understand the loan terms. It suggests intentional action by the borrower to harm the bank. It usually leads to an automatic increase in the loan amount. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा. जरूर उनका बैड इंटेंशन है, अपने बैंक को हार्म करने के लिए वो जानबूझकर जो है यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं. नाउ the next question is, what is the fundamental requirement for a good credit relationship regarding the use of credit? तो यहाँ पर है आपके पास options. Credit is used for any purpose the borrower decides. Credit is used for the intended purpose. Credit can be used to pay off other loans. Credit is used without the need to inform the bank. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी, क्रेडिट इज यूज फॉर द इंटेंडेड पर्पस, यानी जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है उसी पर्पस के लिए उसका यूज करें, ना कि किसी और अदर एक्सपेंसेस के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शंस में देना है. प्लीज गाइज एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए. आपके लिए मैं यहाँ पर उस तरीके के कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ जिससे रिपीटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होते हैं. तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी इंजॉय करते होंगे. अगर इंजॉय करते हैं तो कमेंट सेक्शंस में जवाब भी दीजिए. क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लोन फॉर विच पेनाल्टीज इन केस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट्स कैन बी इन्वोक्ड? 50 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs एंड 45 lakhs. ये भी मैंने आपको बताया है. तो आई होप आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में जरूर देंगे. जिन लोगों को भी पेड कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है हमें कॉल कर सकते हैं. आप हमें यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे. इसी तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहें. मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.